खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है भारतीय इतिहास से रहेगी। भारतीय इतिहास का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये तीसरा भाग है। इसके पहले दो क्लासेस जो है दी जा चुकी है। यह क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, साथ ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा। आप जानते होंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये तीसरा पार्ट है। जैसा कि आपको आसान तरीके से समझाने के लिए इसको छोटे छोटे चैप्टर में कर दिया गया और ये सभी क्लास हो चुकी और हम लोग की क्लास यहाँ पे आकर रुकी हुई है। ये क्लास हम लोग की चल रही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके पहले दो भाग देख लेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा 3 बार हुआ है। भारतीयों को बराबरी की हैसियत देने का मत के लिए ये सम्मेलन होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में अध्यक्ष रैग्जे मैकडोनाल्ड उद्घाटन जॉर्ज पंचम करते हैं। इसमें प्रथम गोल सम्मेलन में निष्कर्ष क्या निकलता है कि एकता का अभाव था, इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकला। यानी भारतीयों में एकता का अभाव होने के कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकला। नोट कर लीजिएगा, गांधी इरविन समझौते के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के विषय में देखा जाए 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 कांग्रेस ने केवल इसी सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी ने किया था द्वितीय वाले में। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लेते हैं। इस सम्मेलन में आपसी एकता का अभाव होता है क्योंकि सभी लोग पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे। गांधी जी वापस आकर सविनय अवज्ञा आंदोलन कर देते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न क्या पूछता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, दूसरे में भाग लिया था। और तीनों में कौन भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरे पे। देखा जाए पहले तीसरे की देखने से पहले जो है ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विशेषता देख लिया जाए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विशेषता को देखा जाए, गांधी जी एशिया से राजपूताना जहाज से पहुंचते हैं। ये पूछा हुआ था एग्जाम में एक बार। गांधी जी किंग्सले हॉल में ठहरते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ इनकी बातचीत सेंट पॉल पैलेस लंदन में होती है, याद रखिएगा। फ्रैंक मॉरिस ब्रिटिश पत्रकार का कथन था कि अर्धनग्न फकीर के द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बातचीत हेतु सेंट पॉल पैलेस से के सीढ़ियों पर चलने वाला दृश्य अद्भुत है। याद रहे, गांधी जी की अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा, न कि चर्चिल में। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार आप चलेंगे। हिंदुस्तानी महिलाओं का प्रतिनिधि सरोजिनी नायडू ने और राष्ट्रीय दल का प्रतिनिधि मदन मोहन मालवीय ने किया। अब हम लोग आते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक होता है। इस सम्मेलन में श्वेत पत्र रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें 1935 का भारत शासन अधिनियम हेतु ठोस योजना के अंतिम स्वरूप को पेश किया गया था। इस अधिनियम के बनते ही कई क्षेत्रीय पार्टियां भारत में बनी। हम लोग आते हैं सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 में। ठीक है, ये कब होता है, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार घोषणा होता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैग्जे मैकडोनाल्ड ने कैमुअल अवार्ड जारी किया था। सांप्रदायिक पुरस्कार घोषणा अंग्रेजों का बांटो व राज करो नीति का एक भाग माना जाता है। सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 में अनुसूचित वर्ग और मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात कही गई थी। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिक पुरस्कार से गांधी जी यरवदा जेल में आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 से प्रारंभ करते हैं। 5वें दिन बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता होता है। अब देखिएगा प्रश्न क्या आएगा। ये हमारी टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, जो लोग लेना चाहे ले सकते हैं। इस टेस्ट पेपर की वैलिडिटी जो है यूपीएससी 51 के एग्जाम डेट तक रहेगी, याद रखिएगा। और इसमें आपको सिलेबस के अनुसार ई पीडीएफ वीडियो और टेस्ट मिलेंगे, याद रखिएगा।
पहले आपको पीडीएफ मिलेगा, फिर उसी पीडीएफ पे वीडियो, फिर उसी पर टेस्ट, यानी एक ही चीज को आप 3 बार पढ़ेंगे, आपको चीज याद हो जाएगा। लास्ट में आप फाइनल टेस्ट देंगे, तब जीएस पेपर में आपको ये पूर्णता आएगा। इस टेस्ट पेपर में क्या मिलेगा आपको, इसमें जो है आपको ई पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। 2014 से लेकर अब तक के इसमें सॉल्वर पेपर क्लासेस के रूप में मिलेंगे। इसमें रेगुलर एग्जाम तक अपडेटेड क्वेश्चन होते रहते हैं और जो है नए नए प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर टेस्ट पेपर दिए जाते हैं। ऑर्गेनाइज क्लास मिलेगा, बिल्कुल सीरियल वाइज क्लास जो है सिलेबस के अनुसार आपको वीडियो पीडीएफ और टेस्ट मिलेंगे, याद रखिएगा। पूर्ण रूप से लाभ आपको टेस्ट खरीदने पर मिलेगा, यूट्यूब से पूर्ण रूप से लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कई क्लासेज जो है यूट्यूब से अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं और कुछ कई क्लासेज दिए ही नहीं जाते हैं। टेस्ट सीरीज आप देखेंगे, टेस्ट सीरीज के रूप में मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा, जिनकी संख्या सैकड़ों में रहेगी, याद रखिएगा। इसका रेट 1919 रुपया है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत दिलाए। टीम द्वारा ये 4 बुक निकाला गया है, चारों बुक अलग अलग है। इसमें 80 मॉडल पेपर है, इसे आप अमेजन के माध्यम से मंगा सकते हैं। टेस्ट का और बुक का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप चाहे तो वहां से ही मंगा सकते हैं। और इसमें डिलीवरी चार्ज फ्री है इस बुक में, और ये ओमार बुक आपको फ्री मिलेगा, मात्र 499 रुपए में ये आपके घर तक पहुंच जाएगा। बुक को यदि मैं दिखाना चाहूँ तो ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है इसमें, और पूरा जो है इस बुक को 2-3 बार पढ़ के ही आपको किसी एग्जाम सेंटर में जाना चाहिए। पहले से तैयारी रखेंगे तो अच्छा रहेगा, पढ़ने के बाद आप इसमें जो है मार्कशीट को भर सकते हैं। ये आपके स्कोर को निश्चित ही बढ़ाएगा, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें चुनिंदा प्रश्नों का संकलन किया गया है। ये टीम द्वारा जो जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसमें सही वीडियो के लिंक दे दिए जाते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं, इससे भी जो ये नंबर है, और आगे चल के इस पे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो है कराए जाएंगे। आगे आते हैं हम लोग पूना समझौता, ठीक है। पूना समझौता 1932, प्रश्न क्या आएगा बता रहे हैं, पहले देखा जाए। गांधी व अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को एक समझौता होता है, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस समझौता के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को समाप्त करके एक साथ चुनाव की बात पर सहमत बने, ठीक है। पूना समझौता में प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के 71 स्थानों से बढ़ाकर 148 सीट आरक्षित की गई। दूसरे केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीट दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई, ठीक है। गांधी जी के यरवदा जेल पूना में होने के कारण पूना समझौता पर हस्ताक्षर, ये पूछा जाता है, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालचारी और अंबेडकर के बीच में होता है। प्रश्न ये आ चुका है कि पूना समझौता के बीच में जो है हस्ताक्षर किनके किनके बीच में होता है, तो 4 ऑप्शन रहेगा, तो आप क्या लगाएंगे कि अंबेडकर और किनके, डॉक्टर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालचारी और के बीच में होता है, ठीक है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, अखिल भारतीय हरिजन छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना 1932 में होती है, जिसके संस्थापक गांधी जी और अध्यक्ष जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला होते हैं। इसी बीच गांधी जी अपनी पत्रिका हरिजन को निकालते हैं। भारत में दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935, याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। सबसे पहला प्रश्न इसके विषय में आता है, देश जब आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, और भारत का गणतंत्र दिवस कानून लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो 3 वर्ष ये देश लगभग किस कानून से चला, तो याद रखिएगा 1935 के कानून से चला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है भारतीय संविधान पर इसका बहुत ही ऋणी कहा जाता है, 1935 के नियम को ऋणी कहा जाता है भारतीय संविधान का, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका विरोध किया जाता है। ये कथन के रूप में एग्जाम में पूछता है, क्या पूछता है आगे हम लोग देखा जाए इसको, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 की शुरुआत साइमन कमीशन के नियुक्ति के साथ हो गई थी। 1935 के अधिनियम के अनुसार भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम में प्रांतों में दैश शासन समाप्त करके केंद्र में दैश शासन लागू किया गया। हस्तांतरित व आरक्षित विषयों का प्रावधान किया गया। परिणाम स्वरूप 1937 में विधानसभा चुनाव किया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों की संख्या 11 थी, याद रखिएगा। 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा देश को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 का अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक के अधिनियमों में सबसे बड़ा था, ठीक है। 1935 के अधिनियम के आधार पर
भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण किया गया। 1935 के अधिनियम से संबंधित प्रमुख कथन निम्नलिखित है, जो हमने भी आपसे कहा। सी राजगोपालचारी का कथन था कि 1935 का अधिनियम दैव शासन से भी बुरा है। पंडित नेहरू का कथन था कि 1935 का अधिनियम दासता का अधिकार पत्र है। ठीक है, पंडित नेहरू ने 1935 का अधिनियम को एक ऐसी मशीन बताया जिसमें ब्रेक तो अनेक है लेकिन इंजन कोई नहीं। ठीक है, पंडित नेहरू आ रहा है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आप समझेंगे, याद रखिएगा। जहां मोतीलाल नेहरू आएंगे तो उनका पूरा नाम लिखा जाएगा मोतीलाल नेहरू, लेकिन जहां पंडित नेहरू लिखा हो समझिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जिन्ना का कथन था कि 1935 का अधिनियम पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है, लेकिन भारत का कानून 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 1947 से 50 के बीच भारत 1935 के अधिनियम के कानून द्वारा चलता है, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1935 के अधिनियम को भारतीय संविधान का ऋणी बताया। हम लोग पढ़ेंगे वर्धा योजना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इस योजना को महात्मा गांधी द्वारा 23 अक्टूबर 1937 को लाया गया। इसे नई तालीम, बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना कितने वर्ष के बच्चों के लिए था, तो 7 से 14 वर्ष के लिए बच्चों का था। लेकिन अभी जो शिक्षा का अधिकार लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, उसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो दोनों में याद रखिएगा एज पूछता है। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 के अनुसार 6 से 14 वर्ष, और वर्धा के अनुसार, योजना के अनुसार 7 से 14 वर्ष, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे, इस योजना को आगे राष्ट्रव्यापी व्यवहारिक रूप दिया गया। वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली की नींव वर्धा योजना से पड़ी है। ठीक है, पड़ी है। इस योजना में 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था थी। वर्धा योजना में संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास और ठोस चरित्र के निर्माण पर विशेष बल दिया गया था। वर्धा महाराष्ट्र में है। ठीक है, 1937 के चुनाव आप देखेंगे। 1937 ईस्वी को प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। ठीक है, 15 नवंबर 1939 ईस्वी को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने का प्रमुख कारण यह था कि 1929 में शुरू द्वितीय विश्व युद्ध में उस समय के वायसराय लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था और देश आपातकाल की घोषणा कर लिया, जिस कारण मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, ये मनाया वायसराय। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगस्त प्रस्ताव 1940, इसके विषय में देखा जाए। अगस्त प्रस्ताव को 8 अगस्त 1940 ईस्वी को तत्कालिक वायसराय लिनलिथगो ने घोषित किया था। ठीक है, प्रश्न आता भी है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लिनलिथगो थे, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग कांड के समय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। अक्सर पूछता है आपके एग्जाम में, पूछेगा कि जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उस समय कौन थे? तो कैनिंग थे, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ तो उस समय कौन थे? डफरिन थे। जब भारत में प्रथम नियमित जनगणना हुआ उस समय कौन थे? रिपन थे, याद रखिएगा। प्रथम जनगणना हुआ कौन थे 1872 में? तो मेवो थे। ये आप इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज याद रखिएगा। भारत की राजधानी जब कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया तो कौन थे? हार्डिंग दीदी थे। भारत की राजधानी कलकत्ता से गर्मी के दिनों में शिमला कर दिया गया तो कौन थे? डलहौजी से। ये सब बातें आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे। अगस्त प्रस्ताव के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने पर सभी भारतीय दलों के प्रतिनिधियों की सभा बुलाकर उनके साथ संवैधानिक विकास पर विचार विमर्श किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया यह एक प्रस्ताव था। भारत के गवर्नर जनरल में सर्वाधिक कार्यकाल लिनलिथगो का है। पाकिस्तान की मांग देखेंगे आप 1940 में 23 मार्च 1940 ईस्वी को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। ठीक है, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है, क्रिप्स मिशन का गठन 11 मार्च 1942 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा किया गया था, लेकिन 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया
और 30 मार्च 1942 को सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने दिल्ली में प्रस्तुत किया था, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। क्रिप्स मिशन के अनुसार युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनाया जाएगा। क्रिप्स मिशन के अनुसार युद्ध के बाद एक नए भारत संघ का निर्माण किया जाएगा, जिसमें अंदर का राज्य भारतीय जैसा चाहे वही नियम लागू होगा और बाहर की व्यवस्था ब्रिटिश सरकार जैसा चाहे वैसा होगा, जिसे अधिराज्य भी कहा जाता है, डोमिनियन स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये इस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ रहता है, आप जानते होंगे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1939 से। तो ये क्या करते हैं कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने क्या किया था अंग्रेजों ने कि राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट करके ये भारत के लोगों को जो है भारत के जवानों को ये प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कराए थे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में भी कुछ ऐसी मंशा रहती है, तो ये लोग क्या करते हैं, इस तरह के लुभावने योजनाएं लाते हैं। लेकिन इसके विषय में विरोध में क्या कहा गया, जो अक्सर एग्जाम में पूछा देखा जाए, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि संघ में शामिल नहीं होना चाहे तो कोई बात नहीं, वह संघ से बाहर रह सकता है। यानी देश के अंदर देश की बात ये लोग करते हैं। अब देखिएगा नोट में जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, मैंने आपसे कहा नोट जरूर पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर एग्जाम में उसमें से आया रहता है, आएगा। क्रिप्स मिशन का गठन को कांग्रेस अस्वीकार कर देती है। क्रिप्स मिशन का गठन पर जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि मेरे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए थे, इनको हम शामिल कर लूं तो भारत कई राष्ट्रों में बट जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी का कथन आता है कि क्रिप्स मिशन पोस्ट डेटेड चेक के समान है। ठीक है, कांग्रेस ने इस मिशन के लिए चर्चा के लिए मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त करती है। निम्नलिखितों ने गांधी जी को आंदोलन को राजनीतिक फिरौती नाम दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ये एग्जाम में आता है, इसको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्धा बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जिसे समानता भारत छोड़ो प्रस्ताव या वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। पहला प्रश्न क्या आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पास हुआ था, तो वर्धा बैठक में हुआ था 1937 में, आप याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण महात्मा गांधी जी द्वारा ग्वालियर टैंक बंबई से इस आंदोलन की घोषणा करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की तिथि 8 अगस्त 1942 होती है। भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 8 अगस्त 1942 का रात 12 बजे से सभी नेता को गिरफ्तार करना शुरू करते हैं। और ये टेस्ट सीरीज जिनको लेना ले सकते हैं, बता दिए इसके बारे में, बुक है, अमेजन से मंगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। और ये जुड़ना चाहे हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, वीडियो की लिंक दी जाती है। आगे देखते हैं इसमें हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को होता है। भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपना नेता स्वयं है, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा इस आंदोलन को नेतृत्व विहीन करने का पूरा प्रयास किया गया, जैसे 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी भाषण में कहते हैं कि हम अपनी गुलामी को अस्थायी बनाए जाना देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे, कांग्रेस या तो कार्य करेगी या फिर मर जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का एक नारा था, करो या मरो। ठीक है, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया ने रेडियो में संदेश प्रसारित करने के लिए कार्य किया था। दोनों लोग का नाम आता है, आप याद रखेंगे। अब आप देखेंगे गांधी व सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस जेल पूना में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल झारखंड में रखा गया था, जहां से जेल से जयप्रकाश नारायण भाग गए थे। याद रखिएगा, ये प्रश्न आता है कौन जेल से भाग गया था, तो जयप्रकाश नारायण भाग गए थे। कहाँ इन्हें बंद किया गया था, हजारीबाग जेल झारखंड से। ठीक है, पंडित नेहरू को अहमदनगर किला जेल महाराष्ट्र में रखा गया था। अहमदनगर किला जेल महाराष्ट्र में रहते हुए पंडित नेहरू द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ लिखा था, तो अहमदनगर किला या जेल में लिखा था, महाराष्ट्र में लिखा था। इस पुस्तक में याद रखिएगा पंडित नेहरू ने लिखा था कि चीनी यात्रियों ने भारत को इंतु के नाम से जानते हैं, यानी इंतु का जो है चीनी यात्रियों ने भारत को इंतु के, यानी भारत को चीन में इंतु के नाम से जाना जाता है। हिटलर का कथन था
कि युद्ध में जीव महत्वपूर्ण होता है, न कि नीति। अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन था कि दुनिया विश्वास नहीं करेगा कि हाड़ मांसे व्यक्ति भी भारत में आया था। ठीक है। इसके बाद 21 दिन के लिए गांधी जी उपवास पर बैठ गए थे और उपवास का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव व दबाव अंग्रेजों पर पड़ा और गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन से मुस्लिम लीग क्योंकि पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, हिंदू महासभा सक्रिय नहीं था, नामपंथी या कम्युनिस्ट पार्टी दूर रहे। और इसी के साथ जो है इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा, जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। इस समान